अगर आपको भी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना है, आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, तो आपका आज की इस वीडियो से 50 नंबर जाने वाला कहीं नहीं है। आज की इस वीडियो से 50 नंबर तुरंत आपका पक्का हो जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को देख लो, बस सिर्फ इस वीडियो को देखना है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं 50 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी 16 फरवरी को सब धुआं धुआं करना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में ये सब टॉपिक आपको बताए जाएंगे। देखिए, संस्कृत गद्यांश कैसे हल किया जाए, संस्कृत पद्यांश कैसे हल किया जाए, रस, छंद और अलंकार, पत्र लेखन, निबंध लेखन और देखिए व्याकरण के मुहावरा, संधि विच्छेद, अनेकार्थी शब्द, विभक्ति और वचन, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। सब चीजें आपको दिमाग में बैठ जाने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। अगर आपको 16 फरवरी को पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। खंड खा आज की इस वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। खंड का को हमने एक वीडियो में समाप्त किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में से आपसे पूछा जाएगा। खंड खा आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है बाबू, देखिए ये पहला गद्यांश है, चाहे आप ई करो या फिर एक गद्यांश यहाँ पर और है। देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चाषित, ये वाला गद्यांश चाहे करो और चाहे ये वाला, दोनों में से एक ही आपको करना। चलिए हम ये वाला कर आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके नीचे हेडिंग डालना है आपको संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखना है, देखिए हम आपको बताते हैं। अब एक किस पाठ से लिया गया, इसे कैसे आप पहचानोगे। देखिए, महामना यहां पर आया है, तो महामना कौन सा चैप्टर है, महामना मालवीय वाला चैप्टर है। तो इसमें आपको लिखना होगा बाबू, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता, तो इसलिए गद्यांश में सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना होगा। और यहां पर एक गलती आपको नहीं करना, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नहीं लिखना, संस्कृत के लिखना। ठीक है, संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक इसमें होता नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अनुवाद लिखना है। इस संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब अनुवाद लिखना है। टोटल यहां से मिलाकर आपको 7 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो बाबू अनुवाद कैसे करना है इसे आप समझ लीजिए। देखिए, अनुवाद में क्या करना है ना, ये जो गद्यांश है इसका अर्थ हिंदी में आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, महामना विद्वान वक्ता, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु यानी कुशल होता है। ठीक है, कुशल पत्रकार थे, पत्रकारश्चासीत। ठीक है, यानी कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही उनका सर्वोच्च गुण था। किंतु वह जन सेवा यानी लोगों की समाज सेवा में ही उनका सर्वोच्च गुण था। वे जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही उनका स्वभाव था। अब इसमें कैसे याद करना, देखिए परमत से सर्वोच्च गुण, किंतु उनका सर्वोच्च जो गुण था जन सेवा आसीत, जन की सेवा करना ही उनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयन जनानन दुखितानान पीड़द मानस च पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता। यानी जहां कहीं भी वह लोगों को दुखी देखते थे और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता, वहां शीघ्र पहुंचकर उपस्थित होकर सर्वविधम सहायन अक्रोध, सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, और प्राणियों की सेवा करना ही उनका स्वभाव था। इतना हो गया बाबू इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखिए आपको क्या लिखना है। प्रश्न संख्या 8 खा में आपसे पूछा जाएगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये श्लोक है, इसका ससंदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। इसको कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा। अब 8 खा आप लिख दिए। अब यहाँ पर देखना है एक किस पाठ से लिया गया। विद्या विवादाय धनन्मदाय शक्ति प्रेषाम परिपीडनाय, विद्या विवादाय धनम, यानी जो विद्या होती है, विद्या अगर
विद्या अगर दुष्ट व्यक्ति के हाथ में होती है तो वह वाद विवाद के लिए होती है, और धन होता है वह घमंड करने के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वह दूसरों को परेशान के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि यह सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में आपको इस तरह से हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना हो गया बाबू इसका संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक, इसमें श्लोक लिखना है या फिर इसमें आप गद्यांश लिख सकते हैं। ठीक है, पद्यांश लिख सकते हैं, पद्यांश गलत हो जाएगा फिर भी आपके नंबर आधे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद आपको हेडिंग डालना है। अब अनुवाद में इसका अर्थ आपको लिखना है, जैसे विद्या विवादाय धनन मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए होती है, और धन जो होता है घमंड करने के लिए होता है, और शक्ति दूसरों के परेशान करने के लिए, दूसरों को परेशान या फिर कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान बांटने के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। तो इस तरह से इसका आपको अनुवाद करना है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद चलिए देखते बाबू आगे आपको क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9वां प्रश्न आता है, 10वां 11वां, इन दोनों को हम लास्ट में आपको अच्छे से बताएंगे। एक एक नंबर के प्रश्न है, कोई घबराने वाली बात नहीं। उसके बाद देखिए हम बढ़ चलते हैं 12वें प्रश्न पर, रस छंद और अलंकार। यहाँ पर आपको बारीकी से एक चीज हमें आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए आपको हेडिंग डालनी है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का में आपसे पूछा जाएगा रस पूछा जाएगा। 2 रस आपके पास होंगे, किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा। यहाँ पर वीर रस जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, और एक वीडियो बनाएंगे ना उसमें सभी रस को आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। वीर रस अभी आप समझिए। देखिए वीर रस आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखेंगे जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य के लिए हृदय में उत्साह होता है तो वहां वीर रस पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है बाबू ना, जब हमारे अंदर कोई उत्साह होता है यानी मोटिवेशन जब आता है ना, तो वहां पर वीर रस पाया जाता है। इसका अस्थाई भाव जो होता है वह उत्साह होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण बहुत ही सिंपल है, आपको कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, इसका उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यानी आपको लक्षण भी बताना है कि किस तरह से ये वीर रस है ये उदाहरण। ठीक है, तो लक्षण आपको इस तरह से हेडिंग डालने हैं। उसके बाद लिखना है उपरोक्त आपको लिखना है उपरोक्त पंक्ति में वीर को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया गया है, इसलिए यहां पर वीर रस होगा। तो आपको वीर रस इस तरह से लिखना है, जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य के लिए हृदय में उत्साह होता है तो वहां पर वीर रस पाया जाता है। इसका अस्थाई भाव उत्साह है। उदाहरण में लिखेंगे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। उपरोक्त पंक्ति में वीर को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया गया है, यही हो जाएगा इसका लक्षण। 2 नंबर यहाँ पर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख में आपको लिखना है रूपक अलंकार। अब यहां पर देखिए रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार में से किसी एक की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो यहां पर आपको हम रूपक अलंकार बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही सिंपल में इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता प्रकट करते हुए उपमेय में उपमान को आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण को कमल के समान बताया गया है, यानी चरण की जो समानता की गई है वह कमल से की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8। यहां पर दोस्तों एक गलती होगी, प्रश्नोत्तर संख्या 12 होना चाहिए था। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12
खा, यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर संख्या 12 खा आपको डालना है। ठीक है, अब इसमें आपको दोहा छंद बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो इसे आपको कैसे लिखना है, ये देखिए दोहा छंद आपको हेडिंग डालना है। अब लिखना है दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अर्धसम मात्रिक यानी जब सम मात्रिक छंद होगा तो सभी चरण बराबर होंगे, सभी में समान समान मात्राएं होंगी, बराबर बराबर मात्राएं होंगी। और जब एक प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये अर्ध सममात्रिक हो जाएगा, यानी आधा सममात्रिक है और आधा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए बाबू, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है इसका उदाहरण। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग आपनो कर ले। अब इसमें मात्रा लगाना बहुत ही कठिन लोग समझते हैं, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, जब भी जहां पर बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो वहां पर गुरुवर्ण लगेगा। गुरुवर्ण को यश की तरह इसे दिखाते हैं, तो ये जो हो जाएगा गुरुवर्ण, यानी यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। ठीक है, एक मात्रा के लिए एक तरह से आपको पाई खींच देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर का पर आकबंधा का है तो यहाँ पर 2 मात्रा है तो 2 लग जाएगा, फिर यहाँ पर दो गुरु वर्ण लग जाएगा, फिर यहाँ पर 2 मात्राएं लगेगी, फिर यहाँ पर 2 मात्रा, फिर यहाँ पर एक मात्रा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर धा और ना है, एक मात्रा लगेगी, फिर यहाँ पर हा है तो 1 मात्रा और यहाँ पर 2 मात्रा, और यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी, यहाँ पर 1 मात्रा और यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 मात्रा है और यहाँ पर 2 मात्रा है, और यहाँ पर भी 2 मात्रा है और यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर मापे बड़े एक मात्रा है तो यहाँ पर भी 2 मात्रा है, और यहाँ पर 1 मात्रा ठे है तो यहाँ पर भी बड़े 1 मात्रा होगी। ठीक है, वो यहाँ पर ही 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सब में 1-1 मात्रा होगी, और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है ना तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, और यहाँ पे बड़ा मात्रा है तो यहाँ पर भी 2 मात्रा होगी, और यहाँ पर 1 मात्रा होगी, और यहाँ पर 1-1 मात्रा तो होगी ही, और यहाँ पर भी 1-1 मात्रा, यहाँ पर भी 1-1 मात्रा, और यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर और यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा और यहाँ पर 1 मात्रा, और यहाँ पर कितना होगी 2 मात्रा होगी, और यहाँ पर 1 मात्रा है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पहला जो चरण है उसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए, और क्या करना है, तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे में 11-11। अब मात्रा को गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 3 13, सही है, और यहाँ पर 11 मात्रा होनी चाहिए, जैसे 2 2 2 4, ठीक है, 4 4 4 8 8 3 11, सही है। ये आपका उदाहरण बिल्कुल सही है, इसमें एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। अगर आपकी मात्राएं गलत होंगी तो एग्जामिनर आपके नंबर थोड़ा बहुत काट सकता है। ठीक है, तो अब हम लिए चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13 में। छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखनी है, यानी छात्रवृत्ति हेतु स्कॉलरशिप के लिए आपको बैंक को एक पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। वो कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, सेवा में श्रीमान बैंक अधिकारी महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। अब विषय आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी विषय इसलिए लिखा जाता है कि किस विषय पर आप इस आवेदन पत्र को लिख रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए लिखा जा रहा है, खाता खोलने के लिए, तो आपको इसमें लिख देना है खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, इस तरह से आपको लिख देना है, इसका विषय हो जाएगा। अब मान्यवर आपको इस तरह से हेडिंग डालना है। अब मान्यवर के अंतर्गत आपको लिखना है, निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूं या फिर छात्र हूं या फिर छात्रा हूं। ठीक है, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि मान्यवर मेरा खाता खोलने के लिए कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है कि देखिए, जब आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप वहां से स्टार्ट होती है। अब स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको बैंक खाता की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा खाता खोलने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। ठीक है, इतना आपको लिखना है।
उसके बाद भौदी यानी आपको नाम में XYZ कर देना है, अपना नाम नहीं लिखना है, और दिनांक आपको उसी डेट को डाल देना है जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है। जैसे 16 मार्च को आपके पेपर है तो 16 मार्च 2023 आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि अब आपको निबंध कैसे लिखना। बहुत ही आसान भाषा में हमने निबंध लिखा है। देखिए, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, इस पर हमने निबंध आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 14 आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना है स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण। इस तरह से आपको मोटे पेन से बीच बीच में हेडिंग डाल देना है, बीच में हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना आपको लिखना है। प्रस्तावना में आपको लिखना है स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों आपदाओं को रोका जा सकता है। ईश्वर का वास ही स्वच्छ हृदय में ही होता है, ठीक है। स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों और आपदाओं को रोका जा सकता है। यानी अगर हम अपने आसपास पड़ोस को स्वच्छ और साफ रखेंगे तो हमारे पड़ोस में बीमारियां नहीं आएंगी और आपदा भी नहीं आएंगी। जैसे आपदा आ गई थी, क्या आ गया था, कोरोना वायरस। तो हमें अपने आसपास पड़ोस को साफ रखना चाहिए। और ईश्वर का वास भी स्वच्छ हृदय में होता है, तो इसलिए स्वच्छ शरीर भी हमें रखना चाहिए। जब तक हमारा स्वच्छ शरीर नहीं होगा स्वच्छ हृदय ही नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे एजेंडा क्या डालना है आपको, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की घोषणा की थी। यानी स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय अभियान है और इस अभियान को 145वीं जयंती, महात्मा गांधी की जब 145वीं जयंती थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की घोषणा की। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। गांधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था कि क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। आजादी की लड़ाई में उनका साथ देकर सब ने क्विट इंडिया के उनके सपने को साकार किया, लेकिन क्लीन इंडिया के नारे को पूरा अब स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छता अभियान से होगा। तो इसलिए क्लीन इंडिया का नारा पूरा करने के लिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हेडिंग डाली है, भारत में स्वच्छता की स्थिति। वर्तमान समय में भारत की संकल्पना गंदगी मुक्त भारत है। यानी हमारी जो संकल्पना ली गई है भारत के द्वारा कि गंदगी मुक्त भारत अब बनाना है, यह संकल्पना बहुत ही उचित है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। यानी पूरी दुनिया में भारत को एक गंदा देश समझा जा रहा है। जब जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की और ताकत पर चर्चा हुई है ना, तब इस पर भी चर्चा हुई कि भारत एक गंदा देश है, ठीक है। पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन में, यानी जब कोरोना वायरस आया था ना बाबू, तब चीनवा जो किया था ना, बहुत से मीडिया वालों को भेजा और दिखाया कि गंगा में लाशें बह रही हैं, यहाँ पर वहां पर कूड़े फेंके गए। इन सबको बहुत उछाला गया चीन वाले मीडिया और ब्लॉगों पर, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ठीक है। भारत एक गंदा देश है। पिछले वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के मीडिया और ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशें और कूड़े के ढेर नजर आए, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करना बाबू, हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है ताकि चीन जैसे देश कोई उछाल ना पाए, कोई बात ना बना पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व इसमें आपको क्या लिखना है, ये सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह सही है कि हमारा कैरेक्टर शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, लेकिन बाहर की सफाई यानी शरीर की भी सफाई उतनी ही आवश्यक है। अस्वच्छ परिवेश का, देखिए अस्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार एक स्वच्छ और पवित्र परिवेश में स्वस्थ एवं स्वच्छ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जिस तरह हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा और सही होगा तो हमारे अंदर हृदय, हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर एक स्वच्छ मस्तिष्क का वास होगा, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा। और उसी प्रकार हम एक स्वच्छ और पवित्र परिवेश में स्वस्थ एवं स्वच्छ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बात समझ रहे हैं बाबू। उसके बाद देखिए क्या है उपसंहार में आपको क्या लिखना। उपसंहार में आपको लिखना है स्वच्छता समान रूप से हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता जो है समान रूप से
हमें सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें अपने दैनिक जीवन में हमें अपने दैनिक यानी रोज के जीवन में सफाई को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हम सब स्वस्थ रहे। ठीक है, क्या जा रहा है अब देखिए, उपसंहार सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है। उपसंहार में आपको ये बताना होता है ना कि इसमें क्या क्या चीजें आपने बताई हैं, तो उपसंहार में आपको यही बताना होता है बाबू। ठीक है, देखिए स्वच्छता समान रूप से हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है हमें अपने दैनिक जीवन में सफाई को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर इस तरह से आप निबंध लिखेंगे। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि मुहावरे आपको क्या क्या तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपको लिखना है मुहावरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट जो है आंखों का तारा होना, यानी बहुत अधिक प्यारा वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा राजू अपनी माँ का आंखों का तारा है। इस तरह से आपको लिखना है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले। 2 नंबर की 3 नंबर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर कितना 3, हाँ 2 नंबर आपके इसमें मिलने वाले। ठीक है, और ईद का चाँद होना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ईद का चाँद होना यानी बहुत समय बाद दिखना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा मोहन तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 में आपसे पूछा जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद को आपको इसी क्वेश्चन पेपर में हम समझा देते हैं। इस तरह से आपको पूछा जाएगा, आपको केवल टिक लगाना होगा। जैसे साक्षरा का संधि विच्छेद है, पहला है सा प्लस अक्षरा, दूसरा है सा प्लस अक्षरा, तीसरा है साक्ष प्लस रह, दा वाला है से प्लस अक्षरा। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है पहला वाला सा प्लस अक्षरा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है नरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो पहला वाला है नर प्लस इंद्रा, दूसरा है नर प्लस इंद्रा और तीसरा है न प्लस रेंद्रा और दूसरा आखिरी वाला है नरे प्लस इंद्र। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है नर प्लस इंद्र, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी 2023 में भी पूछा जा सकता है। स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सु प्लस आगतम। ठीक है, सु प्लस आगतम, उसके बाद दूसरा है स्वा प्लस गतम और तीसरा है सु प्लस आगतम और चौथा है स्वा प्लस गतम। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है सु प्लस आगतम। उसके बाद देखिए 10वें प्रश्न के खा में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे आत्मनेय शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सा विभक्ति और वचन है ये आपको बताना है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है या फिर पंचमी विभक्ति द्विवचन है या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है या फिर सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। तो इसमें जो आत्मनेय में शब्द में विभक्ति और वचन है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है नामना शब्द में विभक्ति और वचन है। नामना में क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन है या फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो नामना शब्द में जो विभक्ति और वचन है वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यह आपको लिख देना बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला हो जाएगा श्रवण और शर्मण, यानी यहाँ पर इसका और इसका अर्थ अलग अलग है, इसको आपको लिखना है। जैसे श्रवण और शर्मण का हो जाएगा सज्जन और दुर्जन, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है बाबू दूसरा वाला प्रश्न आता है। उसके बाद अंश और अंश, अंश का अर्थ हो जाता है कंधा और अंश का हो जाता है हिस्सा, तो इसमें हिस्सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद खा में पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे अंबर का हो जाएगा वस्त्र और आकाश, यानी 2 अर्थ लिखना है, एक ही अर्थ को आपको पर्यायवाची इसमें नहीं लिखनी है। इसमें क्या लिखना है, जैसे अंबर का एक अर्थ एक अलग अर्थ लिखना है और एक अर्थ अलग अर्थ लिखना है। जैसे अंबर का हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा और आकाश, ये दोनों किसके अर्थ हैं, अंबर के अर्थ हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए गा में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुकरण करने योग्य, यानी इसमें पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अनुकरणीय, या फिर अमर अजर अक्षय, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है अनुकरणीय। ठीक है, उसके बाद दूसरे में पूछा जाता है वन में रहने वाले को क्या कहा जाता है वनवासी, तो इसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, उसके बाद घा वाला आता है प्रश्न निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, यानी इसमें लिख देना है महादेवी वर्मा एक कवित्री थी, विद्वान इसमें नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, इसमें क्या हो जाएगा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, इसका हो जाएगा मैंने लड़के को पढ़ाया है। तो ये जो चीजें मैंने आज की इस वीडियो में बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, 50 नंबर यहीं से आने वाले हैं। 50 नंबर की तैयारी बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैंने कराया है। अगर इसका पहला वाला पार्ट आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद कल से आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।